Hello, my dear students. Welcome to my channel Scholarly Minds and I hope you all are doing great. So guys, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जून 2025 एग्जामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की सीरीज़। तो अगर आप इग्नू से बीए पॉलिटिकल साइंस कर रहे हैं और बीपीएससी 101 आपके पास ज़रूर होगा। सो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि जून 2025 में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उन एग्ज़ाम्स में आपके एक्सपेक्टेड टॉपिक्स कौन कौन से हैं, यानी कि ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जो बार बार एग्ज़ाम में रिपीट होती हैं जिन्हें आपको ज़रूर पढ़ना है। यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं सारे कॉन्सेप्ट्स को एकदम इजी वे में ताकि हर एक बच्चे को समझ में आ सके। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो सेम वीडियो हिंदी में, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, सो अगर आपको एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना। यहाँ पर मैं पूरे 3 टॉपिक्स को कवर करने वाली हूँ इंग्लिश लैंग्वेज में। और अब यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बता देती हूँ कि एक बार हम ना इस पे नज़र मार लेते हैं कि जो आपका ये बीपीएससी 101 है इसमें आपको पढ़ना क्या क्या होता है ना। इसमें देखो आपके 3 ब्लॉक्स आप मैं देख सकती हूँ, आपके 3 तो आपके ब्लॉक्स हैं। और ब्लॉक 1 में केवल 2 ही यूनिट्स हैं जिसमें आपको पॉलिटिकल थ्योरी और ये पढ़ना है। एक क्वेश्चन तो ज़रूर आएगा इस यूनिट से, है ना। फिर आपके ब्लॉक 2 हैं तो इसमें हम ये सारी की सारी अप्रोचेस जो मैं आने वाली वीडियोस में ज़रूर कवर करूँगी और इन्हें मैं ऐसा समझा दूंगी कि आपको फिर कहीं और से इसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर ब्लॉक 3 है द ग्रामर ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी एंड सिटीजनशिप से एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में ज़रूर। और एक ये डेमोक्रेसी एंड रिप्रेजेंटेशन, तो कुछ यूनिट्स हैं। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि आपको ना ऑल यूनिट्स ज़रूरी नहीं है कि आप कवर करें। 12 यूनिट्स हैं, आपको ये 6 यूनिट्स बहुत अच्छे से लर्न कर लीजिए। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि देखो एग्जाम में ना आपके पास चॉइस रहती है। चॉइस रहेगी तो अगर आप 6 यूनिट्स भी बहुत अच्छे से याद कर लेते हैं, मतलब ब्लॉक 3 की कोई 3 यूनिट्स ले ली, है ना, ब्लॉक 2 की कोई 3 ले ली या 2 ले ली, इस तरीके से आप करेंगे तो हो जाएगा। बाकी आपको कुछ भी ऐसा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर हम आपको पूरी कंप्लीट प्रिपरेशन करवाएंगे। उसके अलावा ये जो पीडीएफ है उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारी वेबसाइट से, जिसका नाम है हिंदुस्तान नॉलेज। और कैसे डाउनलोड करना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर इस पीडीएफ को ज़रूर डाउनलोड कर लेना। अब गाइज हम शुरू करेंगे टॉपिक 1 को। टॉपिक 1 क्या है? देखो, जब हमने आपकी बुक खोली और हमने यूनिट्स को देखा तो वहाँ पर जो सबसे पहली जो मेन हेडिंग थी वो यही थी कि आपको ये समझना है पहले कि पॉलिटिकल थ्योरी और उसकी इंटर रिलेटेड टर्म्स कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, पॉलिटिकल थ्योरी के अलावा और कौन कौन से टर्म्स हैं जो आपको आगे पता होने चाहिए क्योंकि वो बाद में रिपीट होंगे आने वाले वीडियोज़ में। तो यहाँ पर हम उन सारी टर्म्स को स्टडी करेंगे। सबसे पहले लेट्स स्टडी व्हाट इज पॉलिटिकल साइंस। तो पॉलिटिकल साइंस क्या है? तो पॉलिटिकल साइंस देखता है हाउ पॉलिटिक्स वर्क्स इन रियल लाइफ। ठीक है, कि जो पॉलिटिक्स है वो रियल लाइफ में कैसे काम करती है। एंड इट स्टडीज थिंग्स लाइक वोटिंग, इलेक्शंस एंड पॉलिटिकल बिहेवियर टू अंडरस्टैंड पैटर्न्स एंड मेक जनरल रूल्स। ठीक है, यानी कि अगर हम इलेक्शंस के बारे में स्टडी करते हैं, वोटिंग के बारे में आज हमें बहुत कुछ पता है, तो वो सारी जो चीज़ें हैं वो किसके अंदर आती हैं? वो सब आता है पॉलिटिकल साइंस के अंदर। एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट कौन होगा? एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट माइट स्टडी वोटिंग पैटर्न्स एंड नोटिस दैट पीपल इन अ सर्टेन एरिया यूजुअली वोट फॉर द सेम पार्टी व्हेन द इकोनॉमी इज डूइंग बैडली। पॉलिटिकल साइंटिस्ट जो है वो स्टडी करेगा वोटिंग पैटर्न्स को, नोटिस करेगा कुछ चीज़ों को, तो वो बन जाएगा पॉलिटिकल साइंटिस्ट अगर वो लोगों के वोटिंग बिहेवियर को स्टडी करता है। दे कैन देन प्रिडिक्ट दैट पीपल विल लाइकली वोट द सेम वे इन द नेक्स्ट इलेक्शन। अब वो प्रीवियस इलेक्शंस को स्टडी करते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं, जो आपका ये वोटिंग है, इलेक्शंस है, कि रियल लाइफ में पॉलिटिक्स कैसे काम कर रहा है। ठीक है, रियल लाइफ में पॉलिटिक्स कैसे काम कर रहा है, इस चीज़ पर ये जोर देता है। इसके बाद है आपका दूसरा पॉलिटिकल थ्योरी। पॉलिटिकल थ्योरी आस्क बिग क्वेश्चंस अबाउट हाउ पॉलिटिक्स शुड बी, कि पॉलिटिक्स होनी कैसी चाहिए। ठीक है, रियल लाइफ से कुछ भी लेना देना नहीं है। अब क्या है, इट फोकसेस ऑन आइडियाज लाइक व्हाट इज द बेस्ट वे टू ऑर्गेनाइज अ गवर्नमेंट। ठीक है, तो वो कौन से आइडियाज पे फोकस करता है कि किसी भी सरकार को ऑर्गेनाइज करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या हो सकता है। तो ये हमें सजेस्ट करता है बेस्ट से बेस्ट चीज़ें। और व्हाट इज़ फेयरनेस क्या है, न्याय क्या है, लोकतंत्र क्या होता है, लिबर्टी क्या है,
ठीक है। जस्टिस क्या है, तो हर एक चीज़ को एक आइडियल वे में हमें पॉलिटिकल थ्योरी बताती है, ये हमें बताती है हाउ पॉलिटिक्स शुड बी। सो जॉन लॉक जो कि एक पॉलिटिकल थ्योरिस्ट हैं, उन्होंने कहा व्हाट इज द बेस्ट वे टू प्रोटेक्ट पीपल्स राइट, लोगों के जो राइट्स हैं जैसे कि लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या हो सकता है। सो ही सजेस्टेड दैट गवर्नमेंट शुड प्रोटेक्ट दीज राइट्स एंड बी बेस्ड ऑन द पीपल्स कंसेंट। सो आपको जब आप जॉन लॉक को पढ़ोगे तो इसके बारे में और इन डिटेल आपको मिल जाएगा। फिलहाल अभी हम पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में ही जान रहे हैं। सो हमारी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन बस आपके लिए यही है कि पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो स्टडी कर बड़े जो क्वेश्चंस होते हैं कि पॉलिटिक्स होनी कैसी चाहिए उनका आंसर करता है। फिर अब एक और आपकी टर्म आ जाती है कि व्हाट इज पॉलिटिकल फिलॉसफी। तो पॉलिटिकल फिलॉसफी क्या है। फिलॉसफी पॉलिटिकल थ्योरी का ही पार्ट है, बट ये यहाँ पर डीप क्वेश्चंस पूछता है। ठीक है। Political philosophy is a part of political theory and that asks deep questions like what is justice or what is the ideal society. So it focuses on what should be and not what is. ठीक है, क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए. It talks about how society should be organized. ये बात करता है कि हमें सोसाइटी को कैसे ऑर्गेनाइज करना है इन द बेस्ट वे. सो आई होप, देखो मैं क्या करती हूँ ना कि सारी इन्फॉर्मेशन अपने पीडीएफ में ही लिख देती हूँ, क्योंकि ताकि जब आप बाद में पीडीएफ डाउनलोड करो तो आपको सारी चीज़ें मतलब मिल जाएं. अगर मैं यहाँ पर कुछ भी ऐसे लिख के बताऊंगी फिर या तो मुझे वो चेंजेस सेव करने पड़ेंगे या फिर मतलब इसमें बहुत ज़्यादा कंजस्टेड भी हो जाएगा. सो हम क्या करते हैं कि सारा इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पर ही आपको प्रोवाइड करती हूँ. पीडीएफ आपको ज़रूर डाउनलोड करना चाहिए. Now, in the Republic, Plato imagines a perfect society where philosopher kings rule because they are wise. अब द रिपब्लिक आपको पता ही है प्लेटो का वर्क है. तो प्लेटो वहाँ पे क्या चीज़ इमेजिन करते हैं. प्लेटो ना पता है क्या कहते हैं. जब हम प्लेटो को पढ़ते हैं तो हमें एक चीज़ पता होनी चाहिए कि प्लेटो बात करते हैं फिलोसोफर किंग्स की, यानी कि जो फिलोसफर्स हैं उन्हें राजा बनना चाहिए, क्योंकि प्लेटो के अनुसार जो फिलोसफर्स होते हैं उनके पास सबसे ज़्यादा ज्ञान है और उनके पास इतना ज्ञान है कि वो जो है समाज के लिए सही निर्णय ले सकते हैं. ठीक है, तो उन्हें बनना चाहिए. ही एक्सप्लोर्स द आइडिया ऑफ जस्टिस एंड व्हाट मेक्स अ सोसाइटी द बेस्ट इट कैन बी. तो यहाँ पे आप द रिपब्लिक से समझ सकते हैं पॉलिटिकल फिलोसफी को. फिर है पॉलिटिकल थॉट्स. अब पॉलिटिकल थॉट्स में क्या आता है, ध्यान से सुनिए. पॉलिटिकल थॉट इंक्लूड्स द आइडियाज एंड ओपिनियंस पीपल हैव अबाउट पॉलिटिक्स. तो पॉलिटिकल थॉट में वो सारे आइडियाज और ओपिनियंस आते हैं जो लोगों के पॉलिटिक्स को लेकर हैं. ठीक है, पॉलिटिक्स को लेकर सबके अपने अपने विचार हैं, स्कॉलर्स के, पॉलिटिशियंस के और रेगुलर जो हमारी आम जनता है उनके अपने अपने विचार हैं. तो उन सबके जो विचार हैं वो सारे पॉलिटिकल थॉट के अंतर्गत आते हैं. एंड इट्स हाउ सोसाइटी थिंक्स एंड टॉक्स अबाउट पॉलिटिक्स. तो पॉलिटिकल थॉट आप कैसे समझ सकते हो. इट्स हाउ सोसाइटी थिंक्स एंड टॉक्स अबाउट पॉलिटिक्स. फिर यहाँ पे हमारे अब्राहम लिंकन है और जो है इज़ अ गुड एग्जाम्पल ऑफ पॉलिटिकल थॉट. ठीक है, इनका ये वर्क है गेटिसबर्ग एड्रेस. ये एक गुड एग्जाम्पल है किसका, पॉलिटिकल थॉट का. लिंकन स्पोक अबाउट फ्रीडम, इक्वालिटी एंड डेमोक्रेसी स्पेशली ड्यूरिंग द सिविल वॉर. हिज स्पीच रिफ्लेक्टेड द इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल आइडियाज ऑफ दैट टाइम. तो उस टाइम पर जब अब्राहम लिंकन ने अपनी स्पीच दी तो वहाँ पर हमने क्या देखा कि उन्होंने ना कई सारे आइडियाज़ दिए उस टाइम पर, जो उनकी स्पीच में उभर कर सामने आ रहे थे. वो सारे के सारे इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल आइडियाज़ थे. अब यहाँ पर देखो मैं आपको एक टेबल के फॉर्म से समझाऊंगी कि अगर डिफरेंस आ गया, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि पॉलिटिकल थ्योरी, पॉलिटिकल थॉट में डिफरेंस बताओ, या फिर आपसे पूछ सकते हैं वो कि पॉलिटिकल साइंस एंड पॉलिटिकल थ्योरी, पॉलिटिकल थॉट तीनों में डिफरेंस बताओ. तो आपको ये पता होना चाहिए. तो पॉलिटिकल थ्योरी क्या है, अगर हम बात करें थ्योरी की तो इट इज़ मोर फॉर्मल. इट फोकसेस ऑन स्टडिंग बिग आइडियाज़. तो पॉलिटिकल थ्योरी हम कैसे समझ सकते हैं, ये ज़्यादा फॉर्मल होती है. ठीक है, इट इज़ मोर फॉर्मल और ये फोकस करती है बड़े आइडियाज़ पे. तो थॉट क्या है, ये इनफॉर्मल होता है, इसमें हमें कलेक्शंस ऑफ ओपिनियंस और आइडियाज़ हमें मिलते हैं. कार्ल मार्क्स का जो मार्क्सिज्म है वो इसका एक एग्जाम्पल हो सकता है, क्योंकि जो मार्क्स है वो कैपिटलिज्म की बात कार्ल मार्क्स की जो आइडियोलॉजी है, देखो मैंने ना जो अपनी प्रीवियस वीडियोस बनाई हुई हैं ना पहले की, आपको मिल जाएंगी चैनल में, उसकी प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी. वहाँ पर ना मैंने एक वीडियो में मार्क्सिज्म बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, तो आप लोग वहाँ से जाकर एक बार मार्क्सिज्म को समझ लीजिए.
वो इम्पॉर्टेंट रहेगा आगे के लिए भी। तो मार्क्स आर्ग्यू करते हैं दैट कैपिटलिज्म क्रिएट्स इनइक्वालिटी एंड दैट सोसाइटी शुड बी चेंज्ड फॉर ग्रेटर इक्वालिटी। तो कार्ल मार्क्स कहते हैं कि जो कैपिटलिज्म है ना, उसकी वजह से समाज में असमानता आ रही है बहुत ज़्यादा, क्योंकि अमीर और गरीब के जो बीच का डिफरेंस है वो बढ़ता जा रहा है। कैपिटलिज्म की वजह से जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं उनके पास ज़्यादा पैसा है, और वहीं जो वहाँ पे वर्कर्स हैं, वर्कर्स जो हैं उनका एक्सप्लॉयटेशन होता है, ऐसा कार्ल मार्क्स कहते हैं। सो यहाँ पर जो उनका आइडिया है कार्ल मार्क्स की, जो मार्क्सिज्म जो है वो किसके अंदर आएगा, वो आएगा आपका पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर। फिर जब हम बात करते हैं पॉलिटिकल थॉट की, तो डिस्कशंस अबाउट क्लाइमेट चेंज, अगर क्लाइमेट चेंज पे डिस्कशंस हो रहे हैं किसी भी मीटिंग में, जैसे अभी G20 समिट हुआ था, रियो समिट्स हैं, तो ऐसे अगर मीटिंग्स होती हैं और हम क्लाइमेट चेंज पे अलग अलग लोग अपने ओपिनियंस देते हैं, सो ये कोई थ्योरी तो नहीं बन जाएगी ना, वो उनका ओपिनियन रहेगा। सो यहाँ से वो बनते हैं आपके थॉट्स। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ेंगे, एक और टर्म को समझेंगे जो है आपकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। ठीक है गाइस, तो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी क्या है? सो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी इज अ सेट ऑफ बिलीव्स, बिलीव्स का एक सेट होता है, विश्वासों का, अबाउट हाउ सोसाइटी शुड बी ऑर्गेनाइज्ड, कि सोसाइटी को ऑर्गेनाइज कैसे करना चाहिए। इट इंक्लूड्स अ कंप्लीट वे ऑफ थिंकिंग अबाउट हाउ पॉलिटिक्स शुड वर्क एंड ऑफन हैज अ प्लान टू मेक दैट विजन हैपन। इंपॉर्टेंट है पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को लेकर। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी कैन बी स्ट्रिक्ट एंड डोंट यूजुअली एनकरेज क्वेश्चनिंग। अब पॉलिटिकल आइडियोलॉजी स्ट्रिक्ट होती है और हमेशा क्वेश्चनिंग को ये एनकरेज नहीं करती, मतलब जो आइडियोलॉजी है वो है ही, उसमें कुछ बदलाव नहीं हो सकता। ठीक है, अब मार्क्सिज्म जो है, एक एग्जाम्पल आप समझ सकते हो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का। अब मार्क्सिज्म से समझना बहुत ही आसान है, क्योंकि देखो क्या कहता है मार्क्सिज्म की, अभी जो सिस्टम है, करंट सिस्टम जो है वो क्या है, अनफेयर है, एंड सोसाइटी शुड बी चेंज टू हैव नो रिच और पुअर क्लासेस। अब वो कहते हैं कि समाज ऐसा होना चाहिए, समाज में बराबरी हो, ऐसा ना हो कि कोई रिच है कोई पुअर है। इट नॉट ओनली एक्सप्लेन्स द प्रॉब्लम विद सोसाइटी बट ऑल्सो गिव्स अ प्लान फॉर हाउ टू चेंज थिंग्स। तो यहाँ पर समाज की केवल प्रॉब्लम्स ही वो नहीं बताते, बल्कि प्लान भी बताते हैं कि कैसे हम उसे बदल सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल आइडियोलॉजी का आपका लिबरलिज्म हो जाएगा। लिबरलिज्म बात करता है व्यक्तिगत अधिकारों की, जैसे कि मैं एक व्यक्ति हूं तो मेरे कुछ इंडिविजुअल राइट्स हैं। मार्केट लिबरलिज्म कहता है कि जो सरकार होती है ना, सरकार का ज़्यादा इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसकी भी वो बात करता है, लोगों की फ्रीडम्स और राइट्स को प्रोटेक्ट करने की वो बात करता है। तो मार्क्सिज्म एंड लिबरलिज्म दोनों आइडियोलॉजीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नाउ लेट्स कम टू दी टॉपिक नंबर 2। यहाँ पर ना कुछ देखो, एक चीज़ और, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाने वाला जो क्वेश्चन है वो ये है कि इज पॉलिटिकल थ्योरी डेड। ये क्वेश्चन कई बार आता है। ठीक है, सो यहाँ पर इसका क्या मतलब है ये हम समझेंगे। दो चीज़ें यहाँ पर हम पढ़ेंगे, एक तो ये कि क्या पॉलिटिकल थ्योरी डेड हो चुकी है, दूसरा पॉलिटिकल थ्योरी का रिवाइवल। सो अब इसको समझते हैं क्या है ये। तो जब 20वीं सदी आई ना, तो कुछ लोगों ने सोचा कि अब जो पॉलिटिकल थ्योरी है ना वो इम्पॉर्टेंट नहीं रह गई, क्योंकि जो है ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरी थी वो वैल्यूज़ पे और एथिक्स पे बात करती थी, और साइंस से रिलेटेड उसमें कुछ है नहीं, तो वो ख़त्म हो चुकी है। तो इस वजह से कहा जाता है कि पॉलिटिकल थ्योरी डेड है। ईस्टन जो है, डेविड ईस्टन जो है, वो बिलीव करते हैं कि पॉलिटिकल थ्योरी ने अपना पर्पस खोया बिकॉज इट वॉज टू फोकस्ड ऑन हिस्ट्री। तो यहाँ पर उन्होंने बताया भी है कि पॉलिटिकल थ्योरी ने अपना पर्पस क्यों खोया, क्योंकि देखो डेविड ईस्टन के विचार भी आ सकते हैं। तो ईस्टन बिलीव्ड पॉलिटिकल थ्योरी लॉस्ट इट्स पर्पस बिकॉज इट वॉज टू फोकस्ड ऑन हिस्ट्री एंड मॉरल वैल्यूज। ठीक है, किस पर वो ज़्यादा फोकस करती है? पॉलिटिकल थ्योरी ने अपना पर्पस खोया क्योंकि वो हिस्ट्री, इतिहास में ज़्यादा जाती है, मॉरल वैल्यू पे नहीं जाती है, और प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस नहीं देती। ठीक है, प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस नहीं देती। यहाँ पर उन्होंने 4 रीज़न बताए हैं पॉलिटिकल थ्योरी के डिक्लाइन के, और वो 4 रीजंस क्या हैं? पहला है आपका हिस्टोरिसिज्म, यानी कि ये पास्ट पे बहुत ज़्यादा फोकस करती है। फिर है मॉरल रिलेटिविज्म, यानी कि द आइडिया दैट वैल्यूज आर डिफरेंट फॉर ईच पर्सन एंड कल्चर। तो आप जो है इतना ज़्यादा रिजिड नहीं हो सकते हो। ठीक है, ये कहता है कि फैक्ट्स पर ज़्यादा फोकस किया जाता है, डीपर मीनिंग्स में नहीं जाते। पॉजिटिविज्म वो कहते हैं द बिलीव दैट ओनली ऑब्जर्वेबल फैक्ट मैटर एंड मॉरल वैल्यूज आर इग्नोर्ड। तो इस तरह की चीज़ें हैं कि ये 4 रीजंस उन्होंने बताए हैं कि पॉलिटिकल थ्योरी आज क्यों डेड समझी जाती है।
अगर इसके रिवाइवल की बात करें तो 1930s में पॉलिटिकल थ्योरी ने अपना कमबैक किया. जो स्कॉलर्स हैं, दे स्टार्टेड स्टडीइंग द हिस्ट्री ऑफ आइडियाज अगेन टू प्रोटेक्ट लिबरल डेमोक्रेसी फ्रॉम द राइज ऑफ टोटलिटेरियन सिस्टम. तो उस टाइम पर देखो कुछ तानाशाही चीज़ें हो रही थी, जैसे कि आपको पता होगा हिटलर है, इटली में मुसोलिनी का शासन था. सो ये जो तानाशाही वाले जो सिस्टम्स आ रहे थे, इन सिस्टम्स से परेशान होकर स्कॉलर्स ने क्या किया, वापस से जो है लिबरल डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने पॉलिटिकल थ्योरी जो आइडियाज थे उन्हें दोबारा से पढ़ना शुरू किया. ठीक है, कम्युनिज्म, फासिज्म, नाजिज्म की वजह से. अब यहाँ पर आपको ना अलग अलग स्कॉलर्स के नाम दिए जाएंगे, जैसे कि ये बुक में दे रखे थे. लासवेल ट्राइड टू क्रिएट अ साइंटिफिक पॉलिटिकल थ्योरी टू कंट्रोल ह्यूमन बिहेवियर. तो यहाँ पर उन्होंने एक साइंटिफिक पॉलिटिकल थ्योरी बनाने का प्रयास किया. At the same time, thinkers like and Adorno, Marcuse and Strauss kept the old tradition. इन्होंने पुराना ट्रेडिशन ही कायम रखा. इनका क्या विश्वास था, दैट लिबरल डेमोक्रेसी एंड रिजेक्टेड आइडियाज लाइक यूटोपियनिज्म. ठीक है, यूटोपियनिज्म क्या है, इट इज़ द बिलीफ इन अ परफेक्ट सोसाइटी. परफेक्ट सोसाइटी में जो बिलीफ होता है, एंड पॉलिटिकल मैसिनिज्म यानी कि द आइडिया ऑफ वन लीडर, कि एक ही लीडर जो है वो ही सबसे अच्छा होता है. तो यहाँ पर क्या है कि इनकी वजह से दे बिलीव्ड लिबरल डेमोक्रेसी. वो बात करते थे किसकी, इंपॉर्टेंट है, समझो इस लाइन को, कई अगर आप बाद में पीडीएफ से रिवाइज करोगे तो समझ में नहीं आएगा. दे बिलीव्ड इन लिबरल डेमोक्रेसी. अब लिबरल डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, पहले ये समझ लो. लिबरल डेमोक्रेसी का मतलब उनका विश्वास था कि सरकार ऐसी होनी चाहिए कि हमारे देश में लोकतंत्र हो, नागरिकों के पास क्या हो, नागरिकों के पास स्वतंत्रता हो, और जो नागरिक हैं वो आज़ाद, स्वतंत्रता तो वही हो गया, आज़ाद हो, संप्रभु हो, सरकार का ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन ना हो, और सरकार का जो हस्तक्षेप है उसमें कम होता है. ठीक है, जैसे कि मान लो कि गुड्स एंड सर्विसेज हो गई, तो वहाँ पे मार्केट फोर्सेस जो होती हैं डिमांड एंड सप्लाई की, वो ही प्राइस को डिसाइड करती हैं. जबकि वो होता है लिबरल डेमोक्रेसी, मतलब कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होते कि इससे ज़्यादा का नहीं बेच सकते, या ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते. तो एंड एडोर्नो, मार्क्यूस, स्ट्रॉस जैसे जो हमारे थिंकर्स थे, उन्होंने लिबरल डेमोक्रेसी जो मैंने बताया वो क्या है उसको प्रोटेक्ट किया, उस पर विश्वास रखा, और उन्होंने दो आइडियाज़ को रिजेक्ट किया. पहला आइडिया था परफेक्ट सोसाइटी का बिलीफ, और दूसरा आइडिया था एक लीडर वाला, कि एक ही लीडर होना चाहिए, वही समाज को बचाएगा, जैसा हिटलर के टाइम पे देख सकते हो. तो ये चीज़ें उन्होंने रिजेक्ट करी थी. एंड क्रिटिसाइज बिहेवियरलिज्म फॉर ओवर सिंप्लीफाइंग ह्यूमन बिहेवियर एंड इग्नोरिंग द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द पीपल. तो यहाँ पर जो है आपका बिहेवियरलिज्म भी लिबरलिज्म की तरह ही एक आइडिया है, उसका उन्होंने रिजेक्ट किया एडेंड ने. उसको समझेंगे हम क्या है. अब यहाँ पे जो स्ट्रॉस हैं, स्ट्रॉस आर्ग्यूड दैट क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी स्पेशली एरिस्टोटल आइडियाज, आपको पता होगा कि जो प्लेटो और एरिस्टोटल हैं वो सबसे शुरुआत में थे, है ना, तो उन्होंने पहले ही अपने आइडियाज़ दे रखे थे. तो प्लेटो और एरिस्टोटल जैसे जो हमारे थिंकर्स थे या फिलोसफर्स आप कह सकते हो, वो कहते हैं कि वो अभी भी इम्पॉर्टेंट हैं. He believed that political science and philosophy should be combined. Strauss said that the purpose of political philosophy was to find the truth about what makes a good society. तो वो कहते हैं कि political philosophy का क्या पर्पस होता है, पर्पस ये है ये पता करना कि एक गुड सोसाइटी क्या होती है. ही थॉट दैट मॉडर्न अप्रोच इज लाइक बिहेवियरलिज्म एंड पॉजिटिविज्म वर फ्लॉड बिकॉज दे इग्नोर्ड मॉरल वैल्यूज. तो यहाँ पर उन्होंने बोला कि अब जो नई आइडियोलॉजीज आ रही है ना वो बेकार हैं, उनमें फ्लॉज हैं, बिकॉज वो इग्नोर करते हैं मॉरल वैल्यूज़ को, एंड कुड नॉट एड्रेस इम्पॉर्टेंट इशूज़ लाइक जस्टिस. और जस्टिस जैसा जो इम्पॉर्टेंट इशू है उसे इग्नोर करते हैं. In conclusion, Vogelin believed that political theory and political science should always work together. तो वो क्या विश्वास करते हैं कि पॉलिटिकल थ्योरी और पॉलिटिकल साइंस को एक साथ काम करना चाहिए. तो ये अलग अलग जो आपके बुक में दे रखे थे उनके आइडियाज़ हैं, इनको आपको रिवाइज करना है. और अब हम चलेंगे हमारे टॉपिक नंबर 3 पर. ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर है आपका हिस्टोरिकल अप्रोच. क्या है ये अप्रोच है यहाँ पे आपकी हिस्टोरिकल. जस्ट अ मिनट. पॉलिटिकल थ्योरी को स्टडी करने की 3 अप्रोचेस हैं जो कि आपकी बुक में भी दी हुई हैं. उन तीनों अप्रोचेस को हम यहाँ पे समझेंगे. सबसे पहले है हमारी हिस्टोरिकल अप्रोच. So this approach looks at
हाउ पॉलिटिकल आइडियाज एंड थ्योरीज हैव डेवलप ओवर टाइम, कि ओवर टाइम कैसे ये आइडियाज और थ्योरी डेवलप हुए हैं। ध्यान से सुनिए, ठीक है। यानी कि ये हिस्ट्री और पास्ट इवेंट के बेस पे बात करता है और ये शो करता है कि जो पॉलिटिकल थ्योरीज हैं वो कैसे लिंक हो रखे हैं हिस्टोरिकल इवेंट से। जैसे कि जो थ्योरी है हमारी मार्क्सिज्म की, मार्क्सिज्म, अब समझ रहे हो ये क्या बात कर रहा है, ये बात कर रहा है कि जो थ्योरी है उसका इतिहास हिस्ट्री से लिंक होता है। जब भी कोई नई थ्योरी आती है ना, तो इतिहास में कुछ ना कुछ ऐसी घटना हुई होती है जिसकी वजह से उस थ्योरी का जन्म होता है। सो द थ्योरी ऑफ मार्क्सिज्म केम फ्रॉम कार्ल मार्क्स रिस्पॉन्स टू द इनइक्वालिटी कॉज्ड बाय द इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म। तो जब हम बात करते हैं मार्क्सिज्म थ्योरी की, तो वो कैसे आई, उसके आने के पीछे का क्या रीजन था। तो वो आई इस वजह से क्योंकि इनइक्वालिटी थी, ठीक है, इनइक्वालिटी थी, इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म की वजह से बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी आ रखी थी। तो कार्ल मार्क्स ने उसका रिस्पॉन्स दिया, ठीक है। तो समझ में आया ना कि थ्योरी और इतिहास कैसे रिलेटेड है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ प्रॉस, इसके फायदे की, प्रॉस ऑफ द हिस्टोरिकल अप्रोच, तो ये हमारी मदद करती है ये जानने में कि हर एक जो पॉलिटिकल वैल्यू है वो आई कहाँ से है, ठीक है। अगर हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो हमें पता लगता है कि धीरे धीरे कैसे जो आइडियाज़ हैं वो ग्रो करे हैं, इवॉल्व करे हैं। और अगर हम इसके कॉन्स की बात करें तो हम इतिहास पे ज़्यादा रिलाय नहीं रह सकते, हमें आगे बढ़ना होगा क्योंकि कुछ चीज़ें जो हैं आउटडेटेड हो जाती हैं। ज़रूरी नहीं है कि कोई एक ऐसी थ्योरी जो 1700 में बहुत चलती थी तो आज वो 2025 में भी चलेगी। तो ये इसके कॉन्स हैं। अब गाइज हम यहाँ पे दूसरी अप्रोच पढ़ेंगे जो कि आपकी नॉर्मेटिव अप्रोच है। तो ये अप्रोच पूछती है बड़े सवाल। कौन से बड़े सवाल? वॉट शुड आ पॉलिटिकल सिस्टम बी लाइक एंड वॉट इज मॉरली राइट एंड इट इज फोकस्ड ऑन इमेजिंग द बेस्ट पॉसिबल सिस्टम। तो ये बेस्ड है किस पे? इमेजिनेशन पे, कि और क्या बेस्ट हो सकता है, इमेजिनेशन बेस्ड है। It looks at values such as justice, equality, often involves imagining perfect society. Perfect society जैसे कि जॉन लॉक से आप समझ सकते हो। जब आप जॉन लॉक का पढ़ते हो ना तो आपको पता लगेगा जॉन लॉक क्या कहते हैं कि समाज में ना जो कानून बना रहा है, समाज में जो कानून बना रहा है वो एक ऐसी हाइपोथेटिकल सिचुएशन में होना चाहिए जहां पर उसे ये ना पता हो कि वो कहाँ पर है, उसकी पोजीशन क्या है, कि मतलब कि वो लड़का है या लड़की है या फिर वो किसी धर्म का, उसको नहीं पता होना चाहिए कि वो हिंदू है या मुस्लिम है। तो यहाँ पर उसके आगे क्या होना चाहिए? एक व्हील ऑफ इग्नोरेंस होना चाहिए। तो जब व्हील ऑफ इग्नोरेंस होता है ना, तो उस टाइम पर जो व्यक्ति है वो एकदम परफेक्ट निर्णय ले पाता है। तो ये होती है नॉर्मेटिव अप्रोच, जहां पर इमेजिनेटिव एंड हाइपोथेटिकल सिचुएशंस को क्रिएट करके कि कैसा होना चाहिए सिस्टम, वो समझाने की कोशिश की जाती है। प्रॉब्लम्स विद नॉर्मेटिव अप्रोच, अब इसके सामने क्या प्रॉब्लम्स आती हैं? तो द प्रॉब्लम इज दैट पीपल इन दिस अप्रोच ऑफन बिलीव देयर आइडियाज अबाउट व्हाट इज राइट और गुड आर यूनिवर्सल। उन्हें ऐसा लगता है कि जो वो कह रहे हैं वो यूनिवर्सल है, पर हर जगह उनका जो आइडिया है वो नहीं चल सकता है ना। थ्योरीज इन दिस अप्रोच ऑफन अज्यूम एब्सोल्यूट वैल्यूज। एक ऐसी बात करते हैं वो जस्टिस और फेयरनेस की, नो मैटर द टाइम और द प्लेस। सम आइडियाज जस्टिस इन द पास्ट माइट बी सीन एज अनफेयर टुडे। जरूरी तो नहीं है ना कि पास्ट में स्लेवरी मानी जाती थी तो आज भी मानी जाएगी। तो कुछ आइडियाज ऐसे होते हैं जो एब्सोल्यूट वैल्यूज पे बात करते हैं जो अब रेलेवेंट नहीं है। तो ये इसकी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, बुक में दिया हुआ था तो मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया है। बट आपको पता होना चाहिए बस कि क्या है नॉर्मेटिव अप्रोच, ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब हम चलेंगे आगे, इंपीरिकल अप्रोच क्या है। तो दिस अप्रोच इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड रियल वर्ल्ड ऑब्जर्वेशन। तो अब यहाँ पे बात आती है ये किस पे बेस्ड है? फैक्ट्स पे और रियल वर्ल्ड ऑब्जर्वेशन पे। थ्योरीज आर बिल्ड फ्रॉम डेटा एंड एम टू साइंटिफिक एंड ऑब्जेक्टिव विदाउट पर्सनल ओपिनियंस और वैल्यू। ये थोड़ा सा साइंटिफिक है। लाइक पॉलिटिकल साइंटिस्ट जो है वो पहले वोटिंग पैटर्न को स्टडी करेगा, फिर फ्यूचर बताएगा कि आगे क्या रिजल्ट हो सकता है। तो यहाँ पे दिख रहा है ना कि रियल डेटा स्टडी किया जा रहा है, रियल डेटा, ठीक है गाइज। इसके बाद है आपका बिहेवियरल रेवोल्यूशन क्या है। तो ये एक मूवमेंट था, बुक में दिया हुआ था। दिस वॉज अ मूवमेंट इन पॉलिटिकल थ्योरी दैट फोकस्ड ऑन यूजिंग साइंटिफिक मेथड्स एंड स्टैटिस्टिक्स टू स्टडी पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स को पढ़ने के साइंटिफिक मेथड्स को पढ़ो, स्टैटिस्टिक्स को देखो, प्रीवियस ईयर का डेटा स्टडी करो, क्लाइमेट चेंज का प्रीवियस ईयर का डेटा स्टडी करो, फिर कुछ नया लेकर आओ। इन सब की ये बात करता है, क्वांटिटेटिव मेथड्स को यूज करने की बात करता है। अब यहाँ पर आप सभी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, वो ये है कि आपको अगर ये PDF डाउनलोड करना है तो उसका लिंक आपको मिल जाएगा हमारे डिस्क्रिप्शन में।
उसके अलावा डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक, आपको वहाँ से जाकर मेरे व्हाट्सएप चैनल को ज़रूर गाइस ज्वाइन करना है, ठीक है, ज़रूर आपको इसे ज्वाइन करना है। बिकॉज जब भी कोई न्यू वीडियो आएगा या एग्जाम से रिलेटेड आपकी रिवीजन क्लास में लेकर आऊँगी, जब भी इसका पेपर होगा उससे एक दिन पहले मैं फाइनल रिवीजन करवाऊँगी, तो उसका लिंक आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में। उसके अलावा हमारा एक शॉप वाला सेक्शन है जहाँ से आप लोग गेस्ट पेपर्स को डाउनलोड कर सकते हो या प्रीवियस ईयर के सॉल्यूशंस को डाउनलोड कर सकते हो, तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में जो भी लिंक प्रोवाइड करूँगी आप लोगों को उन पे ज़रूर एक बार विजिट करना है, कुछ ना कुछ आपके काम का वहाँ पे ज़रूर मिलेगा। अब हम मिलेंगे आपके बीपीएससी 101 के सेकेंड पार्ट में, जब तक के लिए जय हिंद।